नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल पारुल के पन्नों में। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ठीक है, जिसमें हम क्रम से पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे भूमिका और भाषा, ठीक है। उसके बाद आदिकाल पढ़ेंगे, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया विश्वनाथ जी का ये इतिहास है ना, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो चलिए आज इसका हम अध्ययन करते हैं। आमुख नाम से इन्होंने क्या लिखा है, भूमिका, ठीक है। तो भूमिका देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, उनके सुख दुख, उल्लास और निराशा तथा अन्य मन स्थितियों का शब्द दर्पण है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका परिचय प्राप्त करना उनके दृष्टियों से आवश्यक और उपयोगी है। इसीलिए देश के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय शिक्षा के विविध स्तरों और उन स्तरों पर अनुकूल पद्धति से दिया जाता है। यह काम जितना आवश्यक है उतना ही कठिन है, ठीक है। यह काम जितना आवश्यक है उतना ही कठिन है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास की रेखा सरल और सीधी नहीं है। तो हिंदी इतिहास की रेखा कैसी है, सरल और सीधी नहीं है, उसमें जटिलताएं हैं, मोड़ हैं, है ना, और मोड़ हैं। इस पुस्तक में प्रयास किया गया है कि हिंदी साहित्य के सामान्य विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास का ऐसा परिचय कराया जाए कि इस विषय का उसे उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो। भाषा ऐसी हो कि विद्यार्थी आसानी से समझ सके, इसीलिए उन्होंने सरल इतिहास रखा नाम, ठीक है। समझ सके, उसे विषय पर निर्भ्रांत जानकारी प्राप्त हो, जिसके साथ ही यह जानकारी ऐसी स्तर की दी जाए कि प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं की परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों को विषय में सीधा प्रवेश मिले, उसे व्यर्थ में इधर उधर उलझना और भटकना ना पड़े। साथ ही हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण सूत्रों में कार्य, कारण, संबंधों और विभिन्न कालखंडों की प्रधानता और अप्रधानता प्रवृत्तियों की रम्यक जानकारी मिल जाए, जिसके आधार पर वह साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर अपनी स्पष्ट अवधारणाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। आधुनिक साहित्य पर लिखते समय आधुनिक साहित्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आधुनिक साहित्य लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि हमारे समय में भारतीय और विदेशी वैचारिक प्रवृत्तियों का परिचय पाठकों को वैज्ञानिक पद्धति से मिल जाए, है ना, वैज्ञानिक पद्धति से मिल जाए। भूमंडलीय आधुनिकता बोध से भली भांति ऐसा परिचित हो जाए कि विभिन्न सामाजिक प्रश्नों पर मौलिक विचार करते समय भी उसका उपयोग कर सके। आशा है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर लिखी गई हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक सामान्य और विशिष्ट, है ना, दोनों स्तरों में पाठकों के लिए उपयोगी होगी। इस पुस्तक को लिखने और तैयार करने की योजना प्रक्रिया में डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर सीताराम शरण और श्री संजय नाथ, है ना, संजय नाथ के उपयोगी परामर्श एवं सहयोग दिया है। एतत् हार्दिक आभार विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इन्होंने वेद प्रकाश, सीताराम और संजय नाथ जी का आभार व्यक्त किया है। ये यहाँ इतिहास की भूमिका थी, ठीक है। अब विषय में प्रवेश कैसे करेंगे। प्रवेश में भाषा का उन्होंने कुछ परिचय दिया है 2-3 पेज का, चलिए आज हम देख लेते हैं। उसके बाद आदिकाल को हम देखेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रयोग हम विविध अर्थों में करते हैं। सुविदित है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा। राज शब्द का प्रयोग भाषा के लिए बहुत ही अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भाषा प्रजाभाषा नहीं है। भारत की कोई भाषा प्रजाभाषा नहीं है। राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। क्या है, राजभाषा का मतलब क्या बताया इन्होंने, राजभाषा का अर्थ केवल केंद्र की सरकारी भाषा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, ठीक है। संपर्क भाषा किसने कहा है हिंदी को, विश्वनाथ त्रिपाठी ने, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र सरकार के राज्य सरकारों के बीच संपर्क की भाषा है ना। क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संपर्क की भाषा क्या है, हिंदी। हिंदी मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है, ठीक
ठीक है, क्योंकि केंद्र और राज्य की जो आपस में बात होती है, जो पत्र व्यवहार होता है, वो हिंदी भाषा में ही किया जाता है। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपनी स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां कुमायूं, गढ़वाली, हिमांचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, बघेली, बुंदेली और भोजपुरी है। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां भी हैं, है ना। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। प्रश्न है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी भाषी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं। इसीलिए है कि व्याकरणिक रूप से थोड़ी बहुत भिन्नता के बावजूद समान है, इसकी शब्दावली भी अधिकांश समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता है ना, साहित्य रचा जा रहा था। ठीक है, इस क्षेत्र में ब्रजी, अवधी 2 प्रमुख विख्यात साहित्यिक भाषाएं रही हैं, जिसमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया। इस विशाल भाषा प्रदेश के समाचार पत्र, दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, विद्यालयों आदि में नागरिक हिंदी का व्यवहार करते हैं, साहित्य रचते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। परंपरा में आज तक इस प्रदेश की मानक भाषा हिंदी ही रही है। ठीक है, तो मानक भाषा हिंदी ही रही है। हिंदी भाषी मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोली में से कोई विरोध नहीं है। उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास के लिए सहयोग ही करती आई हैं, है ना। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक है। ठीक है, आज की मानक भाषा हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। ठीक है, पश्चिमी के अंदर आप देखेंगे राजस्थानी, ब्रज, सारे मतलब पश्चिमी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो इस बोली राजस्थानी की क्षेत्र की इस बोली खड़ी बोली हिंदी साहित्य अन्य बोलियों में अपना योगदान करके मानक रूप प्रदान करती रही है। ठीक है, साहित्यिक शब्दों के माध्यम से परिस्थिति विशेष में एक ऐसे चित्र खींचता है कि यह ऐसे विचार प्रस्तुत करता है कि हृदय उद्वेलित हो उठता है, मार्मिकता पैदा होती है और इस मार्मिकता के आधार और कारण बदलते रहते हैं। इस परिवर्तन का आधार हमारा इतिहास बोध है, जो परोक्ष तौर पर हमारे मूल्य, नैतिक मापदंड, है ना, नैतिक मानदंड भी बदलता रहता है। कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता का प्रभाव हमारे भाव जगत पर भी पड़ता है। संसार की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में हिंदी साहित्य, है ना, साहित्य के परिवर्तन की खोज करना, उसकी व्याख्या करना साहित्य के इतिहास का कार्य क्षेत्र है। इतिहास क्या है? ठीक है, इतिहास क्या है? हमारा वर्तमान निरंतर अतीत में समाता जा रहा है। हमारा वर्तमान अतीत में समाता जा रहा है। हम वर्तमान को देखते हैं, अतीत को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभावतः इतिहास में भी झांकने का निरंतर प्रयास करता रहा है। अतीत में जाते रहने की प्रक्रिया में वर्तमान अपने कुछ चिन्ह छोड़ता जाता है। पुराने भवन, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, भाषा, साहित्य, मिथक, किंवदंतियाँ आदि ऐसी ही चीज़ें हैं जो इतिहास का अवशेष समझना चाहिए। इन्हें अवशेषों के आधार पर इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। आज अशोक नहीं है किंतु उनके शिलालेख हैं, अकबर नहीं है किंतु आईने अकबरी है। इसमें जो जानकारियाँ मिलती हैं उन्हीं के आधार पर इतिहास की रचना होती है। ये अवशेष ही इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। साहित्य का इतिहास भी ऐसे ही पुनर्निर्मित किया जाता है। समस्त प्राचीन साहित्य में जैसे 84 वैष्णवों की वार्ता, 200 वैष्णवों की वार्ता, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, भारतेंदु आदि हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन की आधारभूत सामग्री हैं। हिंदी भाषा
साहित्य और साहित्य के इतिहास में कुछ जानकारी के बाद अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का परिचय प्राप्त करेंगे। सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, तो इतिहास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? 1000 ईस्वी से। कहा जाता है कि राहुल संस्कृत्यायन ने सराहपा को पुरानी हिंदी का कवि मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोटेशन कि राहुल संस्कृत्यायन ने पुरानी हिंदी का कवि किसे माना है? सराहपा को। ठीक है, इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 2 शताब्दी पूर्वी 9वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है और सराहपा को पुरानी हिंदी रचनाएं परिणाम में बहुत कम उपलब्ध हैं। इसीलिए हम 1000 ईस्वी से ही हिंदी साहित्य का उद्भव उचित मानते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी का इतिहास। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है उसको हम जिक्र करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ हिंदी साहित्य में साहित्य रचना शुरू हुआ होगा। इसीलिए इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि हिंदी की अपभ्रंश पूर्व भाषा से किन विशेषताओं के आधार पर अलग पहचान स्थापित करे। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होती है। भाषा प्रवाह नदी जल के समान होती है, उसे हम किसी एक बिंदु में सर्वथा भिन्न या नवीन नहीं घोषित कर सकते। हमें देखना होगा कि अपभ्रंश किन किन भाषा प्रवृत्तियों के कारण हिंदी में रूपांतरित हुआ है। विद्वानों के अनुसार ये 3 प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश की कितनी प्रवृत्तियां? 3। क्षतिपूर्व दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता और तत्सम, है ना, तत्समीकरण। ठीक है, अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ शब्द चलता है। अपभ्रंश में हाथ के लिए हथ चलता है, हिंदी में वह हाथ हो जाता है। हाथ हो गया, ता हट गया। ठीक है, हा में आकर क्या हो गया? जुड़ गया, तो हाथ हो गया। यानी ध्वनियों में आधे ता की क्षति और आ को बड़ा आ का बनाया गया है ना, बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति की गई है। काम, काज, 7, 8 जैसे शब्द इसी प्रवृत्तियों से बने हैं। ठीक है, संस्कृत प्राकृति में परसर्ग नहीं होते। संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते भी होंगे तो नगण्य हैं। वहाँ परसर्गों का काम विभिन्न विभक्तियों से चलाया जाता है। ठीक है, तो परसर्गों में मतलब उसका उपयोग नहीं होता, नगण्य ना के समान है। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मतलब है जो मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा है। यह दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हम हिंदी अपभ्रंश में अलग हुई है। ऐसे में शशि के मुख में से अहि से निकसे, चंद्रमा के मुख में मानो सर्प निकल रहा हो, है ना, चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहा है। जैसे पंक्ति आती है, पाली प्रकृति अपभ्रंश में तत्सम शब्द गूढ़, है ना, ढूंढने पर भी मिलने से मतलब मुश्किल से मिलते हैं। पाली में तो राजा को लाज होता है, पाली में तो राजा भी लाज होता है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता था। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी क्या कहते हैं कि उनका अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए बहुत हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता था। जैसे गज का गत, दोनों के लिए गए, है ना, तो गज का गत और गए, इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती थी। कुछ लोगों का विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ है। पृथ्वीराज रासों में बर प्रमुदीय प्रथमाधिपति जैसे पंक्ति आई हुई है। ठीक है, सारांश यह है कि अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्ति आ जाने से उसका विकास हुआ। देश भाषा काव्य में विभक्त किया गया। देश भाषा काव्य को वीर काव्य कहा गया। ठीक है, तो देश भाषा काव्य को क्या कहा गया? वीर काव्य। इस वीर गाथा काव्य को पुरानी हिंदी के ही अंतर्गत मानना चाहिए। विश्वनाथ जी का ये कथन है
कि इस काव्य को पुरानी हिंदी के अंतर्गत मानना चाहिए। पुरानी हिंदी में अपभ्रंश, हिंदी की भाषी और साहित्यिक प्रवृत्तियां घुल मिल जाती हैं, इसीलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी का संधिकाल कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए आदिकाल को अपभ्रंश और हिंदी साहित्य का संधिकाल भी कहा जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप भक्ति काल में सामने आता है। हिंदी भाषा और साहित्य का स्वरूप वस्तुतः भक्ति काल के सामने आता है। हम अब आदिकाल का खंडन करें, मतलब यहाँ पे अब आदिकाल का आगे जिक्र हुआ है। ठीक है, तो ये हम भाषा से कुछ पढ़ रहे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत 1-2 पेज का उन्होंने दिया है। ठीक है, भाषा, ठीक है, भाषा में उन्होंने बताया है कि मतलब कहाँ पे खड़ी बोली, मतलब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, अवधी, बघेली, बुंदेली, भोजपुरी ये सब आती हैं। थोड़ा थोड़ा उन्होंने परिचय दिया है सरल भाषा के तौर पे। ठीक है, तो ये रहा भाषा। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल की क्लास दूसरी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।